आज जिस बैंक रॉबरी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसे सुनने के बाद कोई भी इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था कि एक बाल काटने वाला नाई कैसे पूरा बैंक लूट सकता है, और वो भी अकेले। उसने बैंक वॉल्ट के 74 सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स खोलकर उनमें से पैसे, ज्वेलरी और प्रॉपर्टी पेपर्स निकाले और बैंक कर्मचारियों की नज़रों के सामने से उन पैसों को लेकर फरार हो गया। उसने इस अद्भुत और चौंका देने वाली चोरी को इस तरह से अंजाम दिया कि पूरे अमेरिका में इसे एक परफेक्ट चोरी, एक परफेक्ट क्राइम कहा जाने लगा। कहानी शुरू होती है 13 अप्रैल 1981 की सुबह, जब शिकागो के एक बैंक में अटेंडेंट बैंक खुलने के बाद जाकर वॉल्ट खोलती है, जहां देखने में सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था और सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। तभी कुछ ही देर बाद उनके बैंक की एक कस्टमर आती है और अटेंडेंट से कहती है कि उसे अपना सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स खोलना है और उसमें कुछ कीमती सामान रखना है। और अटेंडेंट भी उस कस्टमर के साथ वॉल्ट में चली जाती है उसके सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स खोलने। और जैसे ही अटेंडेंट उस कस्टमर के सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में चाबी लगाती है, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चाबी लगाते ही उसका लॉक टूटकर डिपॉजिट बॉक्स के अंदर चला जाता है और डिपॉजिट बॉक्स में एक होल हो जाता है, जिसे खोलने पर यह पता चलता है कि उसमें से सारे पैसे और सारा कीमती सामान भी गायब है। अटेंडेंट इस बात से घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से बैंक के कर्मचारी और गार्ड्स दौड़कर वॉल्ट में पहुंचते हैं और बाकी सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स को भी चेक करते हैं। और फिर जो उनके सामने आता है उसे देखकर उनके पैरों तले ज़मीन सरक जाती है। उनके बैंक वॉल्ट के 74 सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स तोड़कर उनमें से सारा कीमती सामान चुरा लिया गया था, और इतनी सफाई और चालाकी से किया गया था कि किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगी थी कि उनके बैंक में इतनी बड़ी चोरी हो चुकी है। सबसे चौंका देने वाले सवाल ये थे कि आखिर चोर उस वॉल्ट के अंदर घुसा कैसे, और कैसे सारे लॉक्स टूटने के बाद भी वो बाहर से देखने में बिल्कुल सही लग रहे थे, जैसे उन्हें छुआ ही ना गया हो। ये कहानी है अमेरिका के शिकागो में एक छोटे से शहर बैरिंगटन की, जहां एक ही बैंक हुआ करता था जिसका नाम था फर्स्ट नेशनल बैंक, जो फेडरल बैंक की ही एक ब्रांच था। उस वक्त बैंक्स में जो भी वॉल्ट हुआ करते थे वो टाइम लॉक के हिसाब से काम करते थे। मतलब बैंक मैनेजर्स को एक टाइम तय करना होता था कि इस समय से लेकर इस समय तक वॉल्ट बंद रहेंगे, और एक बार टाइम लॉक के हिसाब से ये वॉल्ट बंद हो जाए तो फिर इन्हें कोई भी नहीं खोल सकता, फिर चाहे किसी के पास इसकी चाबी ही क्यों ना हो। इसका मतलब ये था कि बैंक अगर शाम को 5 बजे बंद होता और सुबह 9 बजे खुलता था, तो इसके बीच का जो 16 घंटे का समय था, उसमें टाइम लॉक को उसी हिसाब से प्रोग्राम किया जाता था कि इस बीच वॉल्ट को कोई भी नहीं खोल सकता, भले ही उसके पास उसकी चाबी हो या पिन हो। और इसी तरह वॉल्ट को सैटरडे को भी टाइम लॉक लगाकर बंद कर दिया जाता था, ताकि संडे की छुट्टी के बाद उसे सीधा मंडे को खोला जाए। और इसीलिए अटेंडेंट 11 अप्रैल 1981 की शाम, जो कि सैटरडे का दिन था, उस दिन भी वॉल्ट में मंडे तक का टाइम लॉक लगाकर चली जाती है। वॉल्ट में जो भी सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस थे उन्हें बहुत हाई सिक्योरिटी वॉल्ट में रखा जाता था, क्योंकि लोग उसमें अपना बहुत कीमती सामान रखते थे, और इसीलिए उसे खोलने के लिए 2 चाबियों की ज़रूरत पड़ती थी। एक चाबी कस्टमर के पास होती थी और दूसरी वॉल्ट अटेंडेंट के पास, और दोनों चाबी एक साथ लगाने पर ही उस सेफ डिपॉजिट बॉक्स को खोला जा सकता था। और इसीलिए 13 अप्रैल 1981 की सुबह वॉल्ट अटेंडेंट और कस्टमर दोनों जब एक साथ सेफ डिपॉजिट बॉक्स में अपनी अपनी चाबी लगाते हैं, तो उस सेफ्टी बॉक्स का सिलेंडर लॉक टूटकर उस बॉक्स के अंदर चला जाता है, और तब उन्हें पता चलता है कि इस सेफ डिपॉजिट बॉक्स के साथ साथ 74 सेफ डिपॉजिट बॉक्स और भी लूट लिए गए हैं। उस चोर ने इन सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस को इतनी सफाई से तोड़ा था कि देखने पर लग ही नहीं रहा था कि इन्हें तोड़कर इनमें से सामान चोरी किया गया है। यहाँ तक कि टूटे हुए लॉक्स भी अपनी जगह पर वैसे ही थे, पर जैसे ही उन्हें छुआ जाता वो सेफ बॉक्स के अंदर गिर जाते। ऐसा लग रहा था जैसे चोर ने ये सब कुछ अपनी चोरी छुपाने के लिए किया था, और वो ये नहीं चाहता था कि बैंक के लोगों को इस चोरी के बारे में जल्दी पता चल पाए। तभी बैंक इस पूरी चोरी की जानकारी पुलिस को देती है, और पुलिस के साथ साथ FBI भी इस तहकीकात में शामिल हो जाती है, क्योंकि ये फेडरल बैंक से जुड़ा मामला था। पुलिस को तहकीकात में ये पता चलता है कि उस चोर ने जो प्रॉपर्टी पेपर चुराए थे उनकी कीमत लगभग $1 मिलियन थी। पर एक सवाल था जो पुलिस को लगातार परेशान कर रहा था, और वो ये था कि आखिर ये चोर उस वर्ल्ड के अंदर घुसा कैसे, क्योंकि ना तो वहाँ की दीवारों में कोई सुराग था और ज़मीन में कोई सुरंग थी, और वर्ल्ड का दरवाज़ा भी बाहर से लॉक था जिस पर कोई तोड़ फोड़ के निशान नहीं थे। साथ ही साथ पुलिस को वहाँ पर एक पुरानी अलार्म क्लॉक, हथौड़ी, प्लायर, जिनका इस्तेमाल सेफ बॉक्स को तोड़ने के लिए किया गया था, और एक पेशाब से भरी बोतल मिलती है, जिससे पुलिस की परेशानियाँ और भी बढ़ गई थी, और वो ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि आखिर ये माजरा क्या है। पुलिस को मौका वारदात पर मिले सबूतों ने भी इतना उलझा दिया था कि सारी कोशिशों के बावजूद भी वो इस केस को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, और इसीलिए वहाँ के एक लोकल न्यूज़पेपर में इसे एक परफेक्ट चोरी, एक परफेक्ट क्राइम कहा जाने लगा। पर जो सबसे चौंका देने वाला सच सामने आया वो ये था कि इस परफेक्ट चोरी को अंजाम देने वाला कोई गिरोह नहीं, बल्कि सिर्फ एक शख्स था जो पेशे से एक नाई था, जिसका काम था लोगों के बाल काटना, और उसका नाम था विलियम स्मार्टो।
विलियम स्मार्टो जो कि एक पेशेवर चोर था और उसने इससे पहले भी कई और बैंक डकैतियों को अंजाम दिया था, पर यह उसकी अब तक की सबसे कामयाब और बड़ी बैंक डकैती थी। हालांकि वो एक लेडीज़ हेयर सैलून में हेयर ड्रेसर का काम करके काफ़ी अच्छे पैसे कमा लेता था, मगर उसे चैलेंजेस और रिस्क लेने का नशा था और इसीलिए वो सारी बैंक डकैतियां अकेले ही करता था, जिसमें उसकी मदद उसका भाई करता था जिसका नाम था विंसेंट। वो दोनों उन्हीं बैंक्स को निशाने पर लेते थे, जो बैंक्स ऐसे एरियाज में होते थे जहां बहुत अमीर लोग रहते थे। इसका साफ मतलब था, बैंक जितने अमीर इलाके में होंगे वहाँ सेफ डिपॉजिट्स भी होंगे, जिनमें उन अमीरों का कीमती सामान भी होगा। और इसीलिए वो बैरिंगटन के फर्स्ट नेशनल बैंक को चुनते हैं, क्योंकि वो ऐसे इलाके में था जहाँ आसपास बहुत अमीर लोग रहते थे। और तभी वो दोनों इस बैंक को लूटने का एक प्लान बनाते हैं, जो बहुत ही हैरत अंगेज और बहुत ही चौंका देने वाला था। इस चोरी से 10 दिन पहले दोनों फर्स्ट नेशनल बैंक के अंदर जाते हैं और वहां पर एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स को रेंट पर लेते हैं और वहां पर अपना नाम और पता जो रजिस्टर करवाते हैं वो फर्जी होता है। क्योंकि विलियम दिखने में काफ़ी अच्छा था और उसका बातचीत करने का तरीका भी लोगों को प्रभावित कर देता था, इसीलिए उसने वॉल्ट अटेंडेंट से भी बातों ही बातों में दोस्ती कर ली और फिर दोनों भाई अक्सर बैंक के चक्कर लगाने लगे, कभी वॉल्ट में कुछ जमा करने के बहाने से और कभी वॉल्ट अटेंडेंट से मिलने के बहाने से। बार बार बैंक जाने के पीछे उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि वहाँ के लोग उन्हें पहचानने लगे और उन सबसे उनकी अच्छी खासी जान पहचान हो जाए, और साथ ही साथ वो वॉल्ट अटेंडेंट पर भी नज़र रख सकें कि वो कितने बजे लंच करने जाती है, क्या क्या काम करती है और कितने बजे बैंक से घर के लिए निकलती है। स्मार्टो और उसके भाई विंसेंट ने बैंक में एक बात और नोट करी कि जब भी बैंक वॉल्ट खोला जाता तो उसका दरवाज़ा खुला छोड़ दिया जाता, क्योंकि जब भी सेफ बॉक्स में कोई भी कस्टमर अपना कीमती सामान रखने के लिए आता तो वॉल्ट अटेंडेंट उसकी आइडेंटिटी चेक करती और उसके साथ वॉल्ट के अंदर चली जाती, जहां दोनों अपनी अपनी चाबी लगाकर सेफ डिपॉजिट बॉक्स को खोलते, जिसके बाद वॉल्ट अटेंडेंट वॉल्ट के बाहर आ जाती ताकि वो कस्टमर प्राइवेसी के साथ अकेले में अपना कीमती सामान निकाल सके और रख सके। और इसीलिए जब स्मार्टो वर्ल्ड के अंदर जाता अपने सेफ डिपॉजिट बॉक्स खोलने, तो वहाँ उसके सिवा कोई और नहीं होता और तभी वो दूसरे सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स के लॉक्स को भी चेक करता कि इन्हें कैसे तोड़ा जाए और इसे तोड़ने के लिए क्या क्या औजार लगेंगे। और इसी सब के बीच स्मार्टो ने बैंक की एक सबसे बड़ी कमी को पकड़ लिया था, और वो ये थी कि वॉल्ट में एंट्री के वक्त तो कस्टमर्स की आईडी चेक होती थी, मगर जब वो वॉल्ट से वापस बैंक से बाहर जाते तो उनका कोई आईडी चेक नहीं होता था। अब स्मार्टो के लिए जो सबसे ज़रूरी काम था वो ये था कि कैसे अपने औजारों को बैंक वॉल्ट के अंदर ले जाया जाए और छुपाया जाए, और इसके लिए वो चुनता है अपने सेफ डिपॉजिट बॉक्स को। और अगले ही दिन वो कुछ औजार अपने बैग्स में भरता है और लेकर बैंक पहुंच जाता है, जहां वॉल्ट अटेंडेंट उसका सेफ्टी बॉक्स खुलवाकर वॉल्ट के बाहर चली जाती है और तभी अकेले में वो अपने औजार उस सेफ्टी बॉक्स में रख देता है, ताकि वो अपने औजार कभी पूरे एक साथ नहीं लाता था, एक एक करके ही उन्हें सेफ डिपॉजिट बॉक्स में जमा कर रहा था ताकि किसी को उस पर कोई शक ना हो। और ऐसा करते करते उसका पूरा सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स औजारों से भर गया था, मगर उसे अभी और औजारों की ज़रूरत थी, जिसमें से कुछ औजार तो इतने बड़े थे कि वो सेफ्टी बॉक्स में भी नहीं आ पाते अगर वो खाली भी होता तो। स्मार्टो ने बैंक के लोगों को यह भी बता रखा था कि वो एक पेंटिंग डीलर है, इसीलिए उसे अक्सर वॉल्ट में काफ़ी बड़ा सामान रखने की ज़रूरत पड़ती है, और इसीलिए जब वो बैग में औजार भर कर लाता तो सबको यही लगता कि बैग में उसकी पेंटिंग्स हैं और किसी को उस पर कोई शक नहीं होता। पर स्मार्टो के लिए अब भी जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो ये थी कि बड़े औजारों को कहाँ छुपाया जाए। तभी उसकी नज़र वॉल्ट की फॉल सीलिंग पर पड़ती है, जहाँ मरम्मत ना होने की वजह से उसमें कुछ गैप था, जहाँ से वो आसानी से अपना सारा सामान और औजार उस फॉल सीलिंग के अंदर छुपा सकता है। और वो अपने सारे बड़े औजार, टॉर्च लाइट, खाना और जो भी सामान की ज़रूरत उसे लगने वाली थी इस चोरी को अंजाम देने में, सब लाकर उस फॉल सीलिंग में छुपा देता है। अब जो आखिरी काम बचा था वो था बैंक के अलार्म सिस्टम को डीएक्टिवेट करना। हालांकि इस बैंक के अलार्म सिस्टम को इस तरह से प्रोग्राम किया गया था कि अगर कोई वॉल्ट की दीवार या ज़मीन को हथौड़े से तोड़कर उसमें घुसने की कोशिश करेगा तब यह अलार्म फ़ौरन बजने लगेगा। हालांकि स्मार्टो का जो चोरी का प्लान था उसमें ना तो कोई दीवार तोड़ने की ज़रूरत थी और ना ही कोई ज़मीन खोदने की ज़रूरत थी, पर फिर भी उसे ये डर था कि अगर सेफ डिपॉजिट बॉक्स को तोड़ने में अलार्म बजने लगा तो वो पकड़ा जा सकता है, और इससे बचने के लिए उसे अलार्म के साउंड एक्यूमुलेटर को ख़राब करना था, जिसे वो बहुत आसानी से ख़राब कर देता है। पर स्मार्टो बहुत चालाक था और वो ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता था कि बस एक अलार्म को ख़राब करने से कुछ नहीं होगा, और उसे बैंक के दूसरे छुपे हुए अलार्म सिस्टम्स को भी ढूंढना होगा, क्योंकि उसे उनसे भी खतरा था। और उन्हीं छुपे हुए अलार्म सिस्टम्स को ढूंढने का वो एक ऐसा तरीका निकालता है जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। वो बैंक में छुपे अलार्म सिस्टम्स को ढूंढने के लिए एक अलार्म क्लॉक लेकर आता है और उसमें रात को 3 बजे का अलार्म लगाकर वॉल्ट की फॉल सीलिंग में छुपा देता है। और आज जैसे ही 3 बजे अलार्म बजता है, बैंक के सारे छुपे हुए अलार्म सिस्टम्स भी बजने लगते हैं और पुलिस फ़ौरन बैंक पहुंच जाती है।
ये सब कुछ स्मार्टो बैंक के बाहर छुपकर देख रहा था और उसे ये कन्फर्म हो जाता है कि बैंक में और भी छुपे हुए अलार्म्स हैं। और तभी पुलिस भी वहां से वापस चली जाती है क्योंकि उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता। और इसके 2 दिन बाद ही वो बैंक्स के बचे हुए अलार्म सिस्टम्स को ढूंढकर उन्हें डीएक्टिवेट कर देता है। और इसे कंफर्म करने के लिए दोबारा फिर से रात को 3 बजे अलार्म लगाकर फॉल्स सीलिंग में रखता है, जहां रात को 3 बजे अलार्म भी बजता है मगर कोई पुलिस नहीं आती। इसका साफ मतलब था कि अब बैंक के सारे अलार्म सिस्टम्स डीएक्टिवेट हो चुके थे। और अब स्मार्टो के सामने सबसे मुश्किल सवाल ये था कि वो चोरी के लिए वॉल्ट में घुसेगा कैसे, और जो तरीका उसने अपनाया वो बेहद हैरत अंगेज था। 11 अप्रैल 1981 की सुबह स्मार्टो बैंक पहुंचता है और अपने सेफ डिपॉजिट बॉक्स में अपना सामान रखने की बात वॉल्ट अटेंडेंट से करता है, जिस पर वॉल्ट अटेंडेंट उसका सेफ डिपॉजिट बॉक्स खुलवाकर वहां से चली जाती है। और फिर उस वॉल्ट से स्मार्टो गायब हो जाता है। चूंकि स्मार्टो के भाई विंसेंट ने बाहर वॉल्ट अटेंडेंट को अपनी बातों में उलझा कर रखा था, और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वॉल्ट के अंदर जाने वालों की ही एंट्री होती थी मगर बाहर जाने वालों की कोई एंट्री नहीं होती थी। इसीलिए वॉल्ट अटेंडेंट का ध्यान स्मार्टो की तरफ ही नहीं जाता कि वो वॉल्ट से बाहर आया कि नहीं। और जब उसे वॉल्ट के अंदर कोई नहीं दिखता तो वो वॉल्ट को बाहर से बंद कर देती है, ये सोच कर के स्मार्टो शायद चला गया होगा। अब इसके बाद जो हुआ उसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि कैसे कोई एक शख्स इस तरह से बैंक को लूट सकता है। स्मार्टो ने इस बैंक को ऐसे ही नहीं चुना था, बल्कि इसके पीछे एक बहुत खास वजह थी, और वो ये थी कि इस बैंक के वॉल्ट में सेफ डिपॉजिट बॉक्स की जो अलमारियां थी वो इस तरह से रखी हुई थी कि जहां वो ख़त्म हो रही थी वहां एक खाली जगह बन गई थी। और एक अलमारी ने दूसरी अलमारी को इस तरह से कवर किया हुआ था कि वहां ना किसी का ध्यान जाता था और ना ही किसी की नज़र पड़ती थी। और इसी का फ़ायदा उठाकर स्मार्टो उस सेफ डिपॉजिट बॉक्स की अलमारी पर चढ़ता है और उस खाली जगह में जाकर छुप जाता है। और इसी तरह पूरा दिन गुजर जाता है और शाम को वॉल्ट अटेंडेंट वॉल्ट में मंडे तक का टाइम लॉक लगाकर चली जाती है। अब स्मार्टो के पास 11 अप्रैल यानी सैटरडे की पूरी रात और संडे का पूरा दिन था इस वॉल्ट को लूटने के लिए। और फिर शुरुआत होती है उस चोरी की जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। स्मार्टो को जब इत्मीनान हो जाता है कि अब बैंक बंद हो चुका है और सब लोग बैंक से जा चुके हैं, तब वो उस खाली जगह से बाहर निकलता है और अपनी टॉर्च लाइट जलाता है और अपने जो भी औजार उसने सेफ डिपॉजिट बॉक्स और फॉल्स सीलिंग पाए थे उन सबको बाहर निकालता है। वो अपने साथ स्टॉप बोल्ट्स भी लाया था जो बिल्कुल सेफ डिपॉजिट बॉक्स के लॉक के साइज के हिसाब से मॉडिफाई किए गए थे, ताकि चोरी के बाद वो उन लॉक्स को इन स्टॉप बोल्ट की मदद से फिर वहीं लगा सके, जिससे सेफ बॉक्स में कोई डैमेज नजर ना आए और किसी को कोई शक भी ना हो। और इसी तरह उसने एक एक करके सारे सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स को खोलना शुरू किया। वो इस बात का खास ख्याल रख रहा था कि लॉक्स तोड़ने के दौरान सेफ्टी बॉक्स में किसी तरह की कोई टूट फूट या नुकसान ना हो। हालांकि अंधेरे में इतने सारे सेफ बॉक्स को सावधानी बरतते हुए तोड़ना उसे बहुत थका दे रहा था, और इसीलिए वो बीच बीच में खा पी रहा था ताकि उसे थकान महसूस ना हो। और उसने सैटरडे की रात को इसलिए भी चुना था ताकि अगले दिन संडे को वो आसानी से पूरा दिन इस चोरी को अंजाम दे सके। स्मार्टो चोरी के दौरान साथ ही साथ टूट फूट में जो भी कचरा ज़मीन पर गिर रहा था उसे भी साफ करता जा रहा था। और अपनी चोरी पूरी करने के बाद वो उन 74 सेफ बॉक्स को वापस लगाता है और जो स्टॉप बोल्ट्स वो लाया था उनकी मदद से उन सेफ बॉक्स के लॉक्स को वापस उनमें लगा देता है, जिससे किसी को भी देखने में ये ना लगे कि उनके लॉक्स तोड़े गए हैं। मगर जैसे ही उनमें चाबी लगाई जाती वो लॉक्स निकल कर गिर जाते। स्मार्टो इसके बाद अपने सारे औजार फिर से फॉल सीलिंग में छुपाता है और सारा लूट का माल अपने बैग में भरता है और दोनों सेफ बॉक्स अलमारियों के बीच खाली जगह में जाकर फिर से छुप जाता है। और साथ ही साथ एक छोटा सा शीशा उस अलमारी पर इस तरह से रखता है ताकि अगले दिन वॉल्ट में जो भी हो वो उस पर नज़र रख सके। और फिर 13 अप्रैल 1981 मंडे की सुबह बैंक खुलता है, जिसके बाद वॉल्ट अटेंडेंट आकर वॉल्ट खोलती है और अंदर जाती है, जहां देखने में सब कुछ सही लग रहा था। और उसी दौरान स्मार्टो शीशे की मदद से उस अटेंडेंट पर नज़र रखे हुए था। और जैसे ही अटेंडेंट वॉल्ट के बाहर जाती है वो कंस्ट्रक्शन मजदूरी में पहने जाने वाले कपड़े पहनकर उस खाली जगह से बाहर निकलता है। क्योंकि उस बैंक में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और इसी का फ़ायदा उठाकर वो लूट के भरे बैग्स लेकर बैंक के लोगों के सामने से बाहर निकल जाता है। और किसी को इसीलिए कोई शक नहीं होता क्योंकि कंस्ट्रक्शन की वजह से बैंक के अंदर मजदूरों का आना जाना लगा हुआ था। चूँकि स्मार्टो का भाई विंसेंट बैंक के बाहर कार लेकर उसका इंतज़ार कर रहा था, स्मार्टो उन लूट से भरे बैग्स को कार की डिग्गी में रखता है और वो दोनों वहाँ से फरार हो जाते हैं। विलियम स्मार्टो एक ऐसी बैंक रॉबरी को अंजाम दे चुका था जो बहुत ही हैरत अंगेज थी, और उसने जो तरीका अपनाया था इस बैंक को लूटने का वो इतना परफेक्ट था कि पूरे बैंक में किसी को कोई भनक तक नहीं लगी, और इसीलिए इसे एक परफेक्ट चोरी, एक परफेक्ट क्राइम कहा जाने लगा। पर क्या विलियम स्मार्टो कभी पकड़ा गया? पुलिस और एफबीआई को अपनी तहकीकात में क्या मिला? क्योंकि ये बैंक फेडरल बैंक की ही एक ब्रांच था,
इसीलिए एफबीआई और पुलिस इसकी तहकीकात में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे और इसीलिए उन्होंने वॉल्ट के हर कोने की फ़ोटोग्राफ्स ली और उनकी फोरेंसिक टीम ने भी फिंगरप्रिंट्स को ढूंढने के लिए वॉल्ट का चप्पा चप्पा छान मारा, पर उनके हाथ कुछ नहीं लगता। तहकीकात के दौरान पुलिस को जो चीज़ सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी वो थी वॉल्ट के अंदर मिलने वाली अलार्म क्लॉक। और जब उन्हें ये पता चलता है कि वॉल्ट का अलार्म सिस्टम डीएक्टिवेटेड है तो उन्हें ये समझने में देर नहीं लगती कि ये अलार्म क्लॉक यहाँ क्यों रखी है और ये एक बहुत वेल प्लान्ड चोरी है। तब पुलिस एक थ्योरी पर पहुंचती है कि बिना वॉल्ट के अंदर आए कोई इतनी बारीकी से सारी चीज़ें प्लान नहीं कर सकता और ना ही अलार्म सिस्टम डीएक्टिवेट कर सकता है। इसका साफ मतलब था कि चोरों ने पहले सेफ डिपॉजिट बॉक्स रेंट पर लिया होगा और इन लूटे गए 74 सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में से कोई एक बॉक्स उन चोरों का भी है। इसी बिना पर पुलिस उन 74 लोगों की तहकीकात शुरू करती है, जिसमें ये पता चलता है कि लिस्ट में सभी लोगों के नाम और पते असली हैं, सिवाय 2 लोगों के जिनका नाम और पता दोनों फर्जी निकलता है। तब पुलिस को शक होता है कि हो ना हो यही दोनों चोर हैं। पुलिस बैंक के लोगों की मदद से उनका स्केच भी बनवाती है, मगर वो उनके हाथ नहीं लगते और ये चोरी एक अनसॉल्व्ड केस बनकर रह जाती है। और इसी के 1 साल बाद शिकागो के किसी दूसरे शहर के दूसरे बैंक में कुछ ऐसा होता है जिसकी बिना पर यह पूरा का पूरा अनसॉल्व्ड केस सॉल्व हो जाता है। उस बैंक का एक कस्टमर बैंक के वॉशरूम में जाता है जहां अचानक उसके सर पर फॉल्स सीलिंग गिर जाती है और जैसे ही वो ऊपर फॉल्स सीलिंग की तरफ देखता है उसे कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे कि ऊपर कोई चल रहा है और वो फौरन जाकर बैंक सिक्योरिटी को इस बात की खबर देता है। बैंक सिक्योरिटी का एक आदमी उस फॉल सीलिंग में सीढ़ी लगाता है और अपनी टॉर्च से जब फॉल सीलिंग के अंदर देखता है तो उसे वहां किसी के पैर हिलते हुए दिखाई देते हैं और इससे वो डर जाते हैं और फौरन पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस बैंक पहुंचते ही उस फॉल सीलिंग में छुपे हुए शख्स को चेतावनी देती है कि वो बाहर आ जाए वरना वो उसे गोली मार देंगे। और उस फॉल सीलिंग में से जो शख्स बाहर निकलता है वो कोई और नहीं बल्कि विलियम स्मार्टो होता है। बाहर निकलने पर जो पुलिस को बताता है उससे सबके होश उड़ जाते हैं। वो ये बताता है क्योंकि इस बैंक का वॉल्ट इस फॉल्स सीलिंग से बिल्कुल मिला हुआ है और उसने अपने सारे औजार भी इसी फॉल्स सीलिंग में छुपाए हैं, इसीलिए वो उस फॉल्स सीलिंग के अंदर था। पुलिस उसके औजार बरामद कर लेती है और तहकीकात में ये बात भी सामने आ जाती है कि ये वही औजार हैं जो बैरिंगटन के फर्स्ट नेशनल बैंक में इस्तेमाल हुए थे। और इसी बिना पर स्मार्टो के भाई विंसेंट को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन दोनों की शिनाख्त फर्स्ट नेशनल बैंक में कराई जाती है, जहां ये साबित हो जाता है कि यही वो दोनों थे जिन्होंने उस वॉल्ट के 74 सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स लूटे थे। पुलिस को अपनी पूछताछ में ये भी पता चलता है कि विलियम स्मार्टो ने और भी बैंक्स लूटे थे और अब तक उसके चोरी किए हुए लूट की रकम लगभग $2 मिलियन के आसपास थी। पुलिस स्मार्टो से पूछती है कि जब वो चोरी से इतनी बड़ी रकम पहले ही कमा चुका है तो फिर वो बार बार चोरी क्यों करता है, जिस पर स्मार्टो का जवाब था कि उसे रिस्क और चैलेंजेस का नशा है और इसीलिए उसने इन चोरियों को अकेले अंजाम दिया था। इसके बाद पुलिस स्मार्टो और उसके भाई पर फर्स्ट नेशनल बैंक में चोरी का मुकदमा दर्ज करती है और ट्रायल के दौरान उन्हें 20 साल की सज़ा सुनाई जाती है, जिस पर जज स्मार्टो से कहता है कि उसकी ये सज़ा कम हो सकती है अगर वो चोरी किया हुआ सामान वापस लौटा दे। तब स्मार्टो उन्हें लूटे हुए सामान की लोकेशन बताता है जो उसने एक तालाब में पानी के अंदर छुपा रखा था और जब लूटा हुआ सामान पानी से निकाल कर कोर्ट में लाया गया वो सब गीला हो रहा था और उसमें से बहुत बदबू आ रही थी। उस लूट के सामान में बैरिंगटन बैंक से लूटा हुआ ज़्यादातर सामान मिल गया और इसी बिना पर उसकी सज़ा को 20 साल से 8 साल कर दिया गया। और आखिरकार स्मार्टो पुलिस को सब कुछ बताता है कि कैसे उसने फॉल्स सीलिंग और अलमारियों की खाली जगह का इस्तेमाल करके उस बैंक को लूटा था, जिसके बाद अमेरिका ने अपने सारे बैंक्स में सिक्योरिटी पैरामीटर्स को बदल दिया। उन्होंने अपने बैंक्स में फॉल्स सीलिंग बनानी बंद कर दी और किसी भी तरह की खाली जगह को या तो भर दिया गया या बंद कर दिया गया। ये थी कहानी अमेरिका के उस शातिर चोर की जिसकी वजह से अमेरिका को अपना पूरा बैंकिंग सिस्टम बदलना पड़ा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।